नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। यहां आपको मिलेगा 24 घंटे की देश दुनिया की बड़ी खबरों का पूरा डोज। सबसे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर। मनोज लोईवाल से जानेंगे राजनीति में जाति कैसे बनी ज्वाला। उद्धव ठाकरे ने किसे कहा या तो तुम रहोगे या हम, मृत्युंजय कुमार सिंह बताएंगे। राहुल के मैजिक टच से लखटकिया कैसे बनी चप्पल, वीरेश पांडे लेकर आए हैं ये दिलचस्प खबर। लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे मारा गया हमास का चीफ। फिलहाल हम इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी राव आईएएस एकेडमी के पास हैं, जहां पर बीते शनिवार की रात दर्दनाक हादसा हुआ। पानी जो है लगातार बढ़ रहा है और जगह जगह जो किनारे हैं वो डूब चुके हैं। जो बेसमेंट्स हैं उनमें भी पानी भर रहा होगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। खास बात यह है कि थोड़ी सी बारिश में यहाँ पर मुसीबतें बढ़ गई हैं लोगों की, और ये आशंका जताई जा रही है कि अगर रात भर बारिश होती रही तो यहाँ पर लेवल है पानी का वो काफी बढ़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो लेवल है पानी का पैरों का वो बढ़ गया है। पैरों का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर जाके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो स्कूटी है वो आधी डूब चुकी हुई है। इस समय मेरे घुटने पानी में डूबे हुए हैं, क्योंकि जो किनारी है सड़क का किनारा है वो पूरी तरीके से घुटने तक पानी आ गया है। आगे हमें बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। छात्र खुद कह रहे हैं कि इससे आगे मत बढ़िए क्योंकि आगे पानी ज्यादा हो गया है। यहाँ भी मेरी कमर से ठीक नीचे पानी है और इससे आगे हम जा करके छात्रों की समस्या बताना चाहते थे, लेकिन छात्रों ने खुद हमें मना कर दिया कि आगे मत बढ़िए, आगे खतरा हो सकता है। पहाड़ों पर फटते बादल और लैंडस्लाइड की घटनाएं अब आम जीवन पर भारी पड़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मॉनसून की मूसलाधार रफ्तार ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। हिमाचल प्रदेश की तोश घाटी में बादल फटने से आए सैलाब का पानी उतर चुका है, लेकिन बर्बादी के निशान बाकी हैं। घरों के अंदर दाखिल हुआ मलबा, रास्तों के टूटे किनारे बादल फाड़ मुसीबत की कहानी बयां करते हैं। अगर कंपेयर हम करें, नीचे हम देखेंगे अगर, तो नीचे इस वक्त जो है ओरिजिनल जो नाला है वो बह रहा है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां तक पानी का लेवल जो है आ गया था। हाइट की बात करें तो तब भी कम से कम 50 फीट तक ये पानी का लेवल जो है ये ऊपर हो गया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के चलते कुन्नू गरगोल सड़क धंस गई, तो वहीं उफान पर बह रही ब्यास और सुकेती नदी के संगम पर एक युवक फंस गया। पूरी रात चट्टान पर फंसा रहा। सुबह स्थानीय लोगों की नजर पड़ी, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, तब जाकर रेस्क्यू हुआ। इधर भारी बारिश से उत्तराखंड के पहाड़ भी दरकने लगे हैं। उत्तरकाशी के बिशनपुर के पास लैंडस्लाइड होने से गंगोत्री राजमार्ग बंद हो गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद खोला जा सका। तो वहीं यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से आवाजाही बंद हो गई। वहीं हरिद्वार में लगातार 3 घंटे की बारिश में सूखी नदी उफान पर आ गई। नदी में खड़ा ट्रक पानी की धारा में बह गया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट और उत्तराखंड के देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। करीब 2 घंटे की बारिश में यूपी की राजधानी लखनऊ पानी पानी हो गई। सड़कें स्विमिंग पूल बन गई, तो विधानसभा परिसर में भी पानी घुस गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर के बाहर दरिया बह रहा है, तो परिसर के अंदर लॉबी में पानी जमा है। आने जाने वाले हर एक शख्स तक को घुटनों तक कपड़े समेटने पड़े। कुछ देर की बारिश ने विधानसभा में ग्राउंड फ्लोर पर कमोबेश हर एक कमरे को पानी पानी कर दिया। जो यहाँ के विधानसभा के कर्मचारी हैं लगातार प्रयासरत हैं कि प्रक्रिया लगभग 1 घंटे से चल रही है, लेकिन अभी वो अधूरी और पूरी नहीं हो पाई है। प्रयास कोशिश लगातार चल रहा है। सिर्फ यूपी विधानसभा ही नहीं, लखनऊ शहर के नालों की सफाई का जिम्मा जिस नगर निगम पर है, उसके कार्यालय के बाहर भी पानी जमा हो गया। वहीं छत से पानी टपकने की बात भी सामने आई है। करीब 2 घंटे की बारिश में लखनऊ के हजरतगंज की सड़कों पर सैलाब बह निकला। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियां डूब गई, तो वहीं कार्यालय के अंदर मौजूद अहम फाइलों को किसी तरह पानी से बचाया गया। यूपी में पिछले दिनों नेपाल से सटे जिलों में बाढ़ आ गई थी।
कई गांव डूब गए थे, हजारों लोग प्रभावित हुए। हालांकि अब पानी उतर रहा है। वाराणसी में उफान पर गंगा, घाटों पर पानी भरा। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर अब सीढ़ियों पर हो रहा है अंतिम संस्कार। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 64 मीटर के लेवल तक पहुंच चुका है। गंगा में पानी बढ़ने का असर घाटों पर दिख रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर अब सीढ़ियों पर शवदाह हो रहा है। अंतिम संस्कार के लिए सीढ़ियों के ठीक नीचे बना प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया है। मणिकर्णिका घाट भी जलमग्न हो चुका है। यहाँ भी अंतिम संस्कार के लिए जगह की कमी पड़ रही है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए 12 में से 8 प्लेटफॉर्म जलमग्न हो चुके हैं। पानी बढ़ने की वजह से अंतिम संस्कार करने पहुंच रहे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। गंगा में पानी बढ़ने से दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की तरफ से होने वाली मां गंगा की दैनिक संध्या आरती का स्थान बदला गया है। रोज शाम होने वाली गंगा आरती निर्धारित स्थान से 40 फीट पीछे हो रही है। चंद दिनों पहले ही गंगा में पानी बढ़ने पर आरती का स्थान बदला गया था। पिछले 3 दिनों से गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से घाटों पर स्थापित मंदिर डूब गए हैं। घाटों का आपसी संपर्क भी अब टूट चुका है। वायनाड में बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा 150 पार पहुंच चुका है और इसके और भी बढ़ने की आशंका है। दूसरे दिन भी लगातार राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहा। पहाड़ की ढलान पर बर्बादी के निशान चस्पा हैं। घर टूट गए, पेड़ उखड़ गए, बाकी कुछ बचा तो सिर्फ तबाही की कहानी। हम इस समय एक जेसीबी पे खड़े हैं। ये मलबा हटाने की मशीन है, लेकिन अभी करीब करीब आधी मलबे में धंसी हुई है। ये हादसे से पहले यहाँ पर पार्क की गई थी, यहाँ रखी गई थी और उसके बाद जब हादसा हुआ ये पूरी तरीके से मलबे में दब गई। सोमवार की रात 2 से 4 बजे के बीच चोलियार नदी में सैलाब मौत बनकर आया, जो कुछ ही सेकंड में सैकड़ों जिंदगियों को लील गया। 500 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और केरल डिजास्टर मैनेजमेंट के जवान हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। आर्मी की टीमें हैं, नेवी की टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, केरला स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस हैं और ऑफिसर्स हैं तमाम यहाँ पर और लगातार रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया कैसे पूरी तरीके से कीचड़ और मलबे से दबा हुआ है। हर तरफ मलबा और कीचड़, जिसे पार करना आसान नहीं। दूसरा, पहाड़ों को पैदल पार करना पड़ रहा है। मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है कि हेलीकॉप्टर का उड़ना चुनौती साबित हो रहा है, जिसका सीधा असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर हो रहा है। हालांकि इन तमाम चुनौतियों के बाद भी सेना के जवान डटे हुए हैं। जवान एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए अस्थायी पुल बना रहे हैं। 2 पत्थरों के बीच एक पतले से लोहे के पाइप के जरिए जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर सेना के जवान पहाड़ के एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित आ रहे हैं। कई किलोमीटर के बेहद मुश्किल इलाके के एक एक इंच में देश की सेना जिंदगी के निशान की तलाश कर रही है। वायनाड में सोमवार रात आए सैलाब को सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि लैंडस्लाइड वाली जगह से 50 किलोमीटर दूर तक 10 शव मिले हैं। वायनाड में आफत अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। केरल के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है और वायनाड में भी बारिश हो रही है। इससे राहत और बचाव कार्य में मुश्किल पड़ रही है। लखनऊ में महिला के साथ बदसलूकी की गई। बारिश के पानी में मस्ती करते हुए युवकों ने महिला को छूने का प्रयास किया, बाइक से गिरा दिया। पानी से लबालब सड़क, मस्ती कर रहे कुछ दबंग बाइक सवार युवक और महिला पर पानी फेंक रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ती है, पानी फेंक रहे दबंग बाइक को पीछे से पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं और जैसे ही बाइक की रफ्तार कम होती है, बाइक को पीछे खींचकर गिरा देते हैं। इस दौरान दबंग बाइक को खींचकर महिला को छूने का प्रयास भी करते हैं। हालांकि बाइक सवार महिला जैसे ही नीचे गिरती है, दबंग पीछे हट जाते हैं। ये तस्वीर लखनऊ के गोमती नगर की है। भारी बारिश के बाद अंबेडकर पार्क के पास सड़क पर काफी पानी भर गया। जहां पानी में मस्ती कर रहे दबंग वहां से गुजर रही गाड़ियों पर पानी फेंकते हैं। गाड़ियों में सवार लोगों से बदसलूकी करते हुए दिखाई दिए। इधर बाइक सवार युवक और महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने पर गोमती नगर पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। गोमती नगर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। आगरा में बीच सड़क इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारी की पिटाई, परिवार के झगड़े में ससुराल पक्ष के लोगों ने बीच बाजार मारपीट की। ये सीन आगरा का नुनिहाई सब्जी मंडी का है। सब्जी मंडी में अचानक हंगामा होने लगा। लोग आलू प्याज खरीद रहे थे। इसी बीच 3-4 लोग सफेद शर्ट पहने शख्स की पिटाई करने लगे। कोई सामने से घूंसे बरसा रहा था तो कोई पीछे खींच रहा था। बीच में फंसा ये शख्स
खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मारपीट के बीच एक शख्स ने चाकू उठा लिया। जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सप्लाई ऑफिसर ब्रज किशोर वर्मा है। 4 महीने पहले इनकी आगरा में पोस्टिंग हुई है। सोमवार को उनका पत्नी से झगड़ा हो गया। रिश्तेदारों ने बीच बचाव किया और सुलह हो गई, लेकिन विवाद थमा नहीं। बाद में ब्रज किशोर नुनिहाई में अपनी मां से मिलकर लौट रहे थे तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने उन्हें बीच सड़क पर घेरकर बुरी तरह पीटा। ब्रज किशोर वर्मा ने भागने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन्हें सड़क पर गिराकर बुरी तरह मारा। बड़ी मुश्किल से लोगों ने ब्रज किशोर वर्मा को हमलावरों से बचाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एतमादौला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। राहुल गांधी के मैजिक टच से लखटकिया हो गई एक चप्पल। यूपी में मोची रामचेत को चप्पल खरीदने के लिए मिल रहे हैं कई ऑफर। ये तस्वीरें 26 जुलाई की हैं। सुल्तानपुर में मानहानि केस की सुनवाई के बाद लौट रहे राहुल गांधी अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर कूरे भार में रामचेत की दुकान पर गए थे। राहुल ने रामचेत की दुकान में जूते चप्पल पर टाका लगाया था। राहुल के मोची राम वाले अवतार ने सुर्खियां बटोरी। इसके बाद रामचेत के पास चप्पल खरीदने के लिए ऑफर आने लगे। राहुल गांधी ने जिस चप्पल की मरम्मत की थी उस चप्पल को खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए रामचेत को 1 लाख रुपए तक के ऑफर मिले हैं। रामचेत का दावा है कि एक शख्स ने फोन कर चप्पल के बदले झोले भर पैसे देने का ऑफर भी दिया है। राहुल के दौरे के बाद रामचेत की दुकान पर रौनक बढ़ गई है। अब कभी सरकारी अधिकारी तो कभी कर्मचारी रामचेत की दुकान पर पहुंच रहे हैं। लाखों के ऑफर के बाद भी रामचेत ने चप्पल बेचने से इनकार कर दिया है। रामचेत का कहना है कि ये चप्पल नहीं बल्कि हमारे नेता की निशानी है और इसे हम सहेज कर रखेंगे। विवादित अधिकारी पूजा खेड़कर नहीं रही आईएएस। यूपीएससी ने रद्द की उम्मीदवारी। भविष्य में परीक्षा में शामिल होने पर भी रोक। विवादों के बाद चर्चा में आई पूजा खेड़कर के खिलाफ जांच के बाद यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। सभी रिकॉर्ड्स की जांच के बाद यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को सीएसई 2022 के नियमों के उल्लंघन करने का दोषी पाया। पूजा ने यूपीएससी परीक्षा देने के लिए अपना नाम बदला। पूजा ने अपने माता पिता का भी नाम बदला। पूजा खेड़कर ने एसओपी का पालन नहीं किया। 2022 में यूपीएससी परीक्षा पास करने वाली पूजा को 18 जुलाई को फर्जी पहचान बताकर परीक्षा निर्धारित सीमा से ज्यादा बार परीक्षा देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पूजा को 25 जुलाई तक नोटिस का जवाब देना था, लेकिन उन्होंने 4 अगस्त तक अपना समय मांगा था। यूपीएससी ने पूजा को 30 जुलाई तक का समय दिया था। पूजा ने तय समय पर जवाब नहीं दिया तो यूपीएससी ने रिकॉर्ड्स की जांच की और दोषी पाए जाने पर पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी। पूजा खेड़कर पर सिविल सेवा परीक्षा में विकलांगता और ओबीसी कोटे का दुरुपयोग का आरोप लगा था। पेरिस ओलंपिक्स में कल का दिन टीम इंडिया के लिए बड़ा है। शूटिंग में भारत के स्वप्निल कुसले फाइनल में पहुंच गए हैं। आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं पेरिस ओलंपिक्स में सभी खबरों का राउंड अप। ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने एस्टोनिया की क्रिस्टीन कुबा को 21-5, 21-10 से हराया। सिंधु ने 2016 ओलंपिक में सिल्वर तो 2020 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ओलंपिक में बड़ा उलटफेर किया है। लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड नंबर 4 इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 21-18, 21-12 से हराया। श्रीजा अकुला महिला टेबल टेनिस के राउंड 16 में पहुंची। अकुला ने सिंगापुर की जियान जेन को हराया। श्रीजा ने 6 सेट में जीत दर्ज की। स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लवलीना ने नॉर्वे के बॉक्सर को 5-0 से करारी शिकस्त दी। शूटिंग में भारत के स्वप्निल कुसले फाइनल में पहुंच गए। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में उन्होंने ये कमाल किया। गुरुवार को स्वप्निल कुसले का फाइनल मुकाबला है। ओलंपिक में कल भारतीय हॉकी टीम की बेल्जियम से बड़ी टक्कर। भारत के समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे ये मुकाबला होगा। भारतीय टीम अब तक अजेय है और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। बैडमिंटन के डबल्स क्वार्टर फाइनल में कल सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी कोर्ट पर उतरेगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की जोड़ी ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। बॉक्सिंग में भारत की निखत जरीन का भी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला होना है। 50 किलोग्राम कैटेगरी में निखत की टक्कर चीन की वुयू से होगी।
ओलंपिक में एथलेटिक्स के भी इवेंट शुरू होंगे। 20 किलोमीटर रेस वॉक में परमजीत, अक्षदीप और विकास सिंह, जबकि महिलाओं में प्रियंका चुनौती पेश करेंगी। पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली में आज भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं रहा। लेटेस्ट अपडेट तक चीन, जापान और फ्रांस सबसे आगे दिखाई दिए, जबकि अमेरिका 7वें नंबर पर था। हर इवेंट के साथ टैली में बदलाव होता है। इस बार देश को बॉक्सिंग से भी बड़ी कामयाबी की उम्मीद है। एक बार फिर सबकी निगाहें लवलीना के बाउट पर होगी। संसद में जाति पूछे जाने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुराग ठाकुर के संसद में दिए गए बयान को सोशल मीडिया पर शेयर करने के खिलाफ अब कांग्रेस संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देगी। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है। कल जो लोकसभा में हुआ उसकी गूंज आज भी संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सुनाई दी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, जिससे कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने तय किया है कि पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाएगा। इससे पहले आज इस मुद्दे पर लोकसभा में फिर से हंगामा हुआ। कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर से माफी मांगने और पीएम के सदन में आने की मांग की। प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते हैं। आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला किया। बोले, यही लोग हैं जो जाति पूछते रहते हैं। श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं। अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। जाति के मुद्दे पर बीएसपी प्रमुख मायावती भी कूद पड़ी हैं। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि दोनों पार्टियों का इतिहास ओबीसी विरोधी है। सूत्रों के अनुसार अनुराग ठाकुर का संसद में दिया गया जाति वाला बयान संसद की कार्रवाई से हटाया नहीं गया है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने लोकसभा में किसी का नाम लिए बिना ही पूरा वक्तव्य रखा था। कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली सरकार से लेकर एमसीडी और पुलिस को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। कहा, अगर जांच सही तरीके से नहीं हुई तो सीबीआई को सौंप देंगे मामला। 2 याचिकाओं पर हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से लेकर अन्य सरकारी संस्थाओं की जमकर क्लास ली। कोर्ट ने कहा, सभी एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं। सड़क पर कार चला रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले अधिकारी आराम से बैठे हैं। आप उस एमसीडी ऑफिसर को नहीं प्रोसिक्यूट कर पा रहे हैं कि किसने ये मैप अप्रूव किया, किसने, अगर जो इन्वेस्टिगेट करता है उसने इन्वेस्टिगेट किया कि नहीं। तो इन सारी बातों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है। फ्राइडे तक इन सारे लोगों को जवाब देना है। सुनवाई करीब 1.25 घंटे तक चली। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी खरी खरी सुनाई। कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार अपनी मुफ्त की योजनाओं के प्रचार में लगी है, बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की तरफ उसका ध्यान नहीं है। दिल्ली सरकार को अपनी मुफ्त योजनाओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। जिन्होंने बेसमेंट बनाने की इजाजत दी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वहां से गुजर रहे एक कार वाले को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन क्या एमसीडी का कोई एक अधिकारी जेल गया? दिल्ली में एमसीडी है, जल बोर्ड है, पीडब्ल्यूडी है, किसकी जिम्मेदारी क्या है पता ही नहीं चलता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद हमें केंद्रीय गृह मंत्रालय से विचार करने को कहना पड़ेगा कि दिल्ली आखिर कैसे चलेगी। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में बनेगा एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन। विधानसभा से पास हुआ बिल। लखनऊ और आसपास के जिलों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। एससीआर में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को शामिल किया गया है। इन जिलों की 27,826 वर्ग किलोमीटर जमीन को एससीआर में शामिल किया गया है। स्टेट कैपिटल रीजन का मुख्यालय लखनऊ में होगा। सीएम योगी एससीआर अथॉरिटी के प्रमुख होंगे। राजधानी लखनऊ में बढ़ती आबादी का बोझ कम करने के लिए एससीआर में शामिल जिलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। एससीआर में ट्रैफिक सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन अथॉरिटी में मुख्य सचिव, विभागीय, अपर मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, अपर मुख्य सचिव, महत्वपूर्ण विभागों के सचिव सदस्य होंगे। सभी 6 जिलों के डीएम और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी अथॉरिटी के सदस्य होंगे।
केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी स्टेट कैपिटल रीजन अथॉरिटी के सदस्य होंगे। स्टेट कैपिटल रीजन अथॉरिटी लखनऊ और आसपास के जिलों के शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए ढांचा तैयार करेगी। इसके साथ ही ये अथॉरिटी अगले 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान भी तैयार करेगी। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने भरी हुंकार। पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले, महाराष्ट्र में या तो फडणवीस रहेंगे या हम। मुंबई महानगर के अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में उद्धव ठाकरे के तेवर ही कुछ और थे। उद्धव ने बीजेपी की टॉप लीडरशिप से लेकर स्टेट लीडरशिप पर तीखे हमले किए। अगदी त्या अनिल देशमुखांनी सांगितले की कसं मला आणि आदित्यला तुरुंगात टाकण्यासाठी या फडणवीसाचे डाव होते। सगळं मी सहन करून जिद्दीने उभा राहिलेला आहे, तर तू तरी राहशील तर मी तरी राहील। इन तेवरों के साथ उद्धव अपने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते दिखे। उद्धव ठाकरे ने अपना मुंबई प्लान भी क्लियर कर दिया है। उद्धव ठाकरे मुंबई की 36 में से 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए उद्धव की पार्टी 4 अगस्त से हर विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान चला रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी मुंबई की 36 में से 14 सीटें जीती थी। मुझे भरोसा है मुंबईकर और महाराष्ट्र के लोग शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ रहेंगे, इंडिया आघाड़ी के साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के बाद से उद्धव ठाकरे के हौसले बुलंद हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में नहीं थम रही है मराठा आरक्षण की आग। दोनों डिप्टी सीएम के घर का घेराव करने पहुंचे मराठा क्रांति मोर्चा के लोग। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की सियासत गर्मा गई है। आरक्षण की मांग कर रहे मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के घर का घेराव करने पहुंचे थे। घेराव से पहले ही पुलिस ने मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोका। आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मिलवाया गया। एक दिन पहले ही मराठा क्रांति मोर्चा ने शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्षी पार्टियां मराठाओं को भड़का रही है। चुनाव से पहले मराठा आरक्षण की मांग कर रहे संगठनों ने महाराष्ट्र के सभी सियासी दलों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करने का ऐलान किया है। मराठा संगठन मांग कर रहा है मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए, मराठाओं को ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। इस बीच मराठा आंदोलन की शुरुआत करने वाले मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि वो 29 अगस्त को अपना रुख साफ करेंगे। मनोज जारंगे पाटिल 7 अगस्त से महाराष्ट्र का दौरा शुरू करेंगे। चुनावी साल में महाराष्ट्र में भी उठी है लव जिहाद कर कानून बनाने की मांग, और ये मांग की है एकनाथ शिंदे के मंत्री उदय सामंत ने। यूपी के तर्ज पर यह कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। कथित लव जिहाद के मामले पर यूपी सरकार के बनाए कानून को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार से दाद मिली है। योगी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर कठोर सजा का प्रावधान रखा है। ऐसे मामले में उम्र कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। शिंदे सरकार के उद्योग मंत्री उदय सामंत अब ऐसा कानून महाराष्ट्र में भी चाहते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। वो अच्छी तरह से जानती है क्या करना है क्या नहीं करना है, और देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया जाएगा उसका हम समर्थन करेंगे। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे कह रहे हैं कि न सिर्फ राज्यों को बल्कि केंद्र सरकार को ऐसे कानून के लिए पहल करनी चाहिए। पहला राज्य है अभी कि उत्तर प्रदेश जिन्होंने लव जिहाद का कायदा पास किया है कि हमारा केंद्र उत्तर प्रदेश में जो कानून पास हुआ उसकी स्टडी करके देश भर में लागू करना है क्या निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में यशस्वी हत्याकांड के बाद लव जिहाद का मामला गर्म है। इस मामले के आरोपी दाऊद को गिरफ्तार भी किया गया है। महाराष्ट्र के यशस्वी मर्डर केस में कोर्ट ने आरोपी दाऊद शेख को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस का खुलासा, शादी से इनकार करने पर की हत्या। पुलिस की गिरफ्त में काले नकाब के पीछे वो चेहरा है जिस पर नवी मुंबई के उरण में 20 साल की यशश्री शिंदे की निर्मम हत्या का आरोप है। नाम है दाऊद शेख। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने 30 जुलाई को कर्नाटक से दाऊद शेख को गिरफ्तार किया। पेशी के बाद कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जहां पूछताछ के बाद हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे हो सकते हैं। इधर शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि आरोपी दाऊद शेख और यशश्री शिंदे दोनों साथ पढ़ते थे। आरोपी यशश्री से शादी करना चाहता था, लेकिन यशश्री को ये कबूल नहीं था, इसलिए वो 22 जुलाई को कर्नाटक से निकला था। 23 जुलाई को नवी मुंबई पहुंचा। 24 जुलाई को यशश्री शिंदे पर मिलने का दबाव डाला, लेकिन बात नहीं बनी। फिर 25 जुलाई को वो यशश्री शिंदे से मिला और इसी दिन उसने चाकू मारकर यशश्री शिंदे की हत्या कर दी।
पुलिस के मुताबिक दाऊद शेख बेंगलुरु से 2 चाकू खरीद कर लाया था। इन्हीं में से एक का इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक साल 2019 में दाऊद शेख पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका था। तब वो 1.5 महीने तक जेल में रहा था। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सरकार ने 56 मदरसों की रद्द कर दी मान्यता। सरकारी जांच में पाया गया कि ये मदरसे सिर्फ नाम भर के लिए थे। नाम मदरसे का, लेकिन बिल्डिंग का हाल देखिए। इमारत ही नहीं बनी है, लेकिन कागजों में यहाँ मदरसा चल रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में चल रहे ऐसे ही मदरसों पर सरकार की गाजगिरी है। श्योपुर में 80 में से 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। जांच में पता चला है कि इन मदरसों में कोई छात्र नहीं पढ़ रहा था। कई जगहों पर तो स्कूल ही नहीं मिला, जबकि इनके द्वारा अनुदान भी लिया जा रहा था। भौतिक सत्यापन में नीचे इस तरह कोई साला संचालित नहीं मिली, इसलिए इसको बंद करने का कई कारण हैं ऐसे जिनके कारण जांच चालू हुई है। अब इतनी अनियमितता हुई है तो वसूली भी मध्य प्रदेश सरकार राज्य में चल रहे सभी सरकारी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और मदरसों की जांच कर रही है। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। यूपी में अवैध मदरसों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों का अब सरकारी प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन होगा। यूपी सरकार के इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एतराज जताया है। यूपी सरकार के आदेश के बाद मदरसा चलाने वालों में खलबली मची हुई है। डीएम की निगरानी में यूपी के अल्पसंख्यक विभाग ने मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने 8,449 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी किया है। सरकार का हुक्म है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में दाखिल कराया जाए। यही नहीं, सरकारी अनुदान से चलने वाले 560 मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को भी प्राइमरी स्कूलों में भर्ती कराने को कहा गया है। इन मदरसों में अगर कोई गैर मुस्लिम बच्चा अध्ययनरत है, उसका नामांकन हटा करके परिषदीय विद्यालय में करा दिया जाए। जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उन मदरसों के बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में करा दिया जाए। यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई है। बोर्ड के नुमाइंदों ने इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है और आदेश वापस लेने की मांग उठाई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि यूपी सरकार के इस फैसले से दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम नदवातुल उलमा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मदरसे भी प्रभावित हो रहे हैं। रेप के आरोपी की सजा, 5 जूते, 15,000 जुर्माना और मामला रफा दफा। ये केस आगरा का है, जहां ये सजा एक मौलवी ने सुनाई है। गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4। भीड़ के बीच मौजूद युवक के सिर पर दे दनादन जूते बरस रहे हैं। आरोप है कि मार खा रहा युवक जूते बरसा रही लड़की को भगा कर ले गया था। मामला आगरा की भोगीपुरा चौकी तक भी पहुंचा, लेकिन फिर बीच में आ गए ये मौलवी साहब। मौलवी ने पीड़ित लड़की को पुलिस कार्रवाई होने पर बदनामी का डर दिखाया। परिवार को शिकायत वापस लेने के लिए राजी किया। फिर आरोपी के साथ लड़की को वापस बुलाया, लेकिन जब लड़की ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म का इल्जाम लगाया तो मौलवी ने पंचायत बुलाकर 5 जूते और 15,000 का जुर्माना लगाकर मामला रफा दफा कर दिया। हालांकि जूते मार सजा का वीडियो जब वायरल हुआ तो अब पुलिस हरकत में है। उसमें 15,000 रुपए लड़की पक्ष को दिलाए जाते हैं। पंचायत में एक फरमान जारी होता है जिसमें 5 जूते मारने की बात कही जाती है। यह जो है तथ्य जो है सत्य प्रतीत हुए और इसमें पुलिस तुरंत संज्ञान ले रही है और पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत की कार्रवाई की। आगरा पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। हालांकि पीड़ित परिवार का पक्ष अब तक सामने नहीं आया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा। एक तेज रफ्तार ट्रक ने मारी कावड़ियों को टक्कर। एक कावड़िए की हुई मौत। कोई बीच सड़क बैठ गया, किसी ने गद्दा बिछाया और सड़क पर ही सो गया। पुलिस समझाने की कोशिश करती रही, कावड़िए बहस करते रहे और इस तरह धरने ने लंबा जाम लगा दिया। ये तस्वीरें दिल्ली जयपुर हाईवे की हैं। रामपुरा फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने कावड़ियों की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक कावड़िए की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। कावड़ जा रही थी हमारी जी, सिविल लाइन में जा रही थी। ओवरलोड वो ट्रक खड़ा, वो आया था, हमारा लास्ट बंदा था, टक्कर मारी थी, ठीक है, और उस पर चढ़ा के भी गया है। हादसे से नाराज कावड़ियों ने पहले तो तोड़फोड़ की, फिर दिल्ली जयपुर हाईवे पर बैठ गए। कावड़िए
मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी देने और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे थे। कांवड़ियों के धरने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। 12 साढ़े 12 बजे से फंसे हुए हैं बिल्कुल, कोई ना गाड़ी इधर ही लिया ना उधर ही लिया, बीच में फंसे हैं, ना आगे जा सकते हैं ना। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने गाड़ियों को डाइवर्ट कर ट्रैफिक को क्लियर करने की कोशिश की। कांवड़ियों के धरने से हजारों लोग हाईवे पर फंसे रहे। पुलिस के मनाने और जांच का भरोसा दिलाने के बाद ही आखिरकार यह रास्ता साफ हो पाया। देश में रेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। कल झारखंड तो आज पश्चिम बंगाल में रेल डिरेल हो गई, मालगाड़ी पटरी से उतर गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मालगाड़ी का सिस्टम अटक गया और 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। यह हादसा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रंगापानी इलाके में हुआ। इस हादसे की वजह से रूट पर आने जाने वाली रेल सेवा बाधित हो गई। राहत की बात इतनी है कि ट्रेन हादसे को लेकर किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसी रूट पर इसी महीने 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी टकरा गई थी। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि जिस वक्त दार्जिलिंग में हादसा हुआ उससे पहले 30 जुलाई की शाम राजस्थान बूंदी जिले में एक मालगाड़ी डिरेल हो गई थी। गुडला रेलवे स्टेशन के पास 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि बाद में आवाजाही सामान्य हो गई। मंगलवार को ही झारखंड में बड़ा रेल हादसा हुआ था। हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हो गए थे। और इसी के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे 9:40 पर। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।